Kashmir News Service presents. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNS टॉक शो और आज हमारे टॉक शो में हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा मेंबर फयाज़ अहमद मीर साहब। फयाज़ साहब, खैर मकदम आपका। फयाज़ साहब, पहला सवाल आपके लिए ये है कि DDC इलेक्शंस हुए कुपवारा में, PDP और PAGD ने जो साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा यहाँ पर, आप कितने सेटिस्फाई हैं और आपने क्या पाया और क्या खोया इस इलेक्शन में? शुक्रिया। जहाँ तक सवाल है DDC इलेक्शन का, अगर आपको याद होगा कि कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है, लीडरशिप ने ऊपर एक फ़ैसला लिया कि DDC इलेक्शन जो है इसको हम इकट्ठे लड़ेंगे। उसमें एक कमेटी बनी। कमेटी ने ये फैसला किया कि कौन पार्टी किस सीट पे लड़ेगी। जहाँ तक सवाल है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 6 सीटें पीपल्स कॉन्फ्रेंस को दी गई, 4 सीटें PDP को दी गई, 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई। लेकिन ग्राउंड पे जब हम इलेक्शन की तैयारी हमने की तो मैं और जो हमारे यहाँ पे एक्स MLA बशीर अहमद डार साहब जो है, हमने, क्योंकि हमारा जो था कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की 4 सीटें जो थी, लीडरशिप ने एक फ़ैसला लिया था, हमने उस पर अमल किया और हमने एक आपस में मीटिंग की। उस मीटिंग में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पे उनके जो लीडर थे उनसे बात की फ़ोन पे कि एक फ़ैसला लिया गया है, आप आइए, हम उस फैसले पे चलेंगे। क्योंकि ये जो फ़ैसला हुआ था, PAGD जो बनी थी, जो हमारी लीडरशिप ने कहा था कि ये एक बड़े काज के लिए है, जो 370 और 35 से हटाया गया था, उस काज के लिए है ये। हम एक मैसेज देंगे सेंटर को कि यहाँ के लोग जो है खुश नहीं हैं। तो हमने उसी पे अमल करके एक शुरुआत की। लेकिन अगर आपने देखा होगा, यहाँ की 14 सीटों पे, जैसे हमें करना दिया गया था, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट उठाया। अगर आप देखेंगे रिडी में, अगर आप देखेंगे करालपोरा में, अगर आप देखेंगे द्रगमुला में, अगर आप देखेंगे हयामा में, हर जगह पे। तो आपने उस टाइम पे एतराज़ क्यों नहीं उठाया? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उस वक़्त हमने उसी वक़्त कहा, हमने कहा जो PAGD जो बनी थी, जो लीडरशिप ने एक फ़ैसला लिया था, शायद लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ऊपर जो फैसला हो रहा है, शायद नीचे जो हम लोग हैं, उसमें मैं अपने आप को भी मानता हूँ, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। नीचे हम पीछे से अलग कैंडिडेट उठा रहे हैं। और ये बात जो है लीडरशिप को पता थी। कौन सी PAGD थी फिर यहाँ पे? मैं आपको यहाँ हर एक जो भी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हर एक जगह पे प्रॉक्सी कैंडिडेट थे हर एक पार्टी के। और अगर ये जो गुफ्कार अलायंस बना था, PAGD जो बनी थी, उनको चाहिए था, उनको सब पता है, उनको उनके खिलाफ एक्शन करनी चाहिए। आप अपनी पार्टी को इसमें कितना मतलब जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई इसके खिलाफ? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमें यहाँ 1 सीट मिली थी कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हंदवाड़ा में हमें कोई नहीं थी, लंगेट में कोई नहीं थी, करना में 1 थी, करना में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट उठाया, लोलाब में 2 थी, दोनों जगह पे कैंडिडेट थे उनके। कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उठाया, जो कांग्रेस का वहाँ पे सीनियर लीडर था, उन्होंने भी कैंडिडेट उठाया। अगर मैं ये देखूंगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें हुआ। फयाज साहब, आप पार्लियामेंट में अपनी कमीज़ फाड़ी, 370 जब हटाया गया था तो आपने अपनी कमीज़ फाड़ी कि 370 हमें वापस दिया जाए। और साथ में जो BJP गवर्नमेंट जो है वो साथ में ये क्लेम करती है कि जो एक बारी चीज़ गई वो वापस नहीं आएगी। जो यहाँ पर क्लीन स्वीप अभी ऑलमोस्ट PAGD ने किया है कश्मीर में, तकरीबन पीर पंजाल से लेकर टंगडार तक जो मेजॉरिटी सीट्स है वो PAGD की है। तो जो 370 वापस लाने का रोड मैप है वो क्या है? देखिए, जहाँ तक सवाल है जो आपने कहा पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस वक्त वो बिल लाई गई, मैं बिल्कुल मौजूद था वहाँ पे,
तो मेरा उस वक़्त जो कमीज़ फाड़ने का वो ये नहीं था कि मतलब कोई जिस तरह आज बहुत सारे लोग ये इसका मजाक बना के रखा है। मैंने उस वक़्त ये कहा था क्योंकि पूरा कश्मीर जो था वो बंद था, कहीं कोई फ़ोन नहीं चल रहा था, किसी से बात नहीं हो रही थी। तो मैंने उस वक़्त होम मिनिस्टर साहब को ये कहा कि आप ये बिल यहाँ ला रहे हैं, आपको अगर कश्मीर को आपने बंदूक की नोक पे एक यरगमाल बना के रखा है, अगर आपको गोली ही मारनी है ये लो मारो, अगर आपको हम गोली खाने के लिए भी तैयार है। तो उसके बाद आपको पता ही है पार्लियामेंट में जो हंगामा हो, उसके बाद हमें वहाँ से निकाला गया। लेकिन हमने एक कोशिश की, हम 2 मेंबर थे तो हमने एक कोशिश वहाँ पे की। जहाँ तक सवाल है जो PAGD ने अभी, अगर आप देखेंगे PAGD का जो स्कोर रहा यहाँ पे कुछ हद तक ठीक रहा, कहीं कहीं पे जो है लोगों ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने PAGD के ज़रिए लोगों का मजाक बनाया। अगर लीडरशिप को पता था कि वहाँ पे ऐसे हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। यहाँ हर एक जो आज तक हुआ है लोगों के साथ धोखा हुआ है। पहले PAGD के जितने भी मतलब पार्टीज़ के लीडर थे, उन्होंने सबने इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़ोर शोर मचाया कि हम 370 वापस लाएंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे। और इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, सारे लीडर जो है वो अभी शांत नज़र आ रहे हैं। तो अभी जो 370 वापस लाने का जो रोड मैप है वो अभी क्या है? देखिए, जहाँ तक सवाल है 370 और 35A के रोड मैप का, मैं उस पर उतना ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि जो हमारे बड़े लीडर हैं उन्होंने इस पे बात की। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिसके लिए आपने गुपकार अलायंस और PAGD बनाई, शायद जो यहाँ धोखा लोगों के साथ हुआ है वो ही आज फिर हो रहा है, और वो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज के ज़रिए हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक छोटे से इलेक्शन के लिए अगर आप कहते हो इतने बड़े काज के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, फिर आपके जो एक्स मंत्री थे, एक्स MLA थे, एक्स MP थे, या जितने भी इस वक्त लीडर है, अगर वो उस पर अमल नहीं करते हैं, क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है? बिल्कुल। क्या ये फिर एक बार हम इस कश्मीर को उसी दलदल में नहीं डाल रहे हैं? जितनी देर तक एक साइड से हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को इतनी परेशानियां हैं, इतनी सख्ती है, दूसरे साइड में हम जैसे लोग जो इस वक्त चाहे किसी भी पार्टी के हैं, अगर ऊपर एक फैसला हुआ था उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो लीडरशिप है, लीडरशिप ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर नहीं की, आप देख लीजिए जो इलेक्शन अभी हुआ, कितने % वोट पड़े PAGD को। कि जहाँ तक सवाल है स्टेटहुड का, हमारे लिए कोई स्टेटहुड बड़े माने नहीं रखता है, क्योंकि स्टेटहुड जो है वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है कि हम स्टेट वापस देंगे। मुझे लगता है इस पे बहस करना ही गलत है। स्टेटहुड तो उनको वापस देना ही देना है। अगर ये कहते हैं जिस पार्लियामेंट से इन्होंने इसको हटाया उसी पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा, अगर वो नहीं कहेंगे तो वो तो खुद को फिर गद्दारी करते हैं। कि जहाँ तक सवाल है 370 का, ये 370 जो है हमें कोई पाकिस्तान ने तो नहीं दिया था। 370 तो हमें इसी कंट्री से मिला था, और इस पे जो है बात करना कोई जुर्म नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने इस मुल्क में रहते हैं, अगर वो अटूट अंग कहते हैं, तो हमें अपनी बात रखने का जो है कोई इसको रोक नहीं सकता है, और वो बात हम करेंगे जो हमारा हक है, जो हमारे लोगों का हक है। जिस तरह बाकी स्टेटों में है, हिमाचल में है, बाकी जगहों पे है, तो उस तरह हमारा जो हक है हम वो मांगेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। कि जहाँ तक सवाल है NC को या किसी और पार्टी को, मैं समझता हूँ कि जितने भी हम मेन स्ट्रीम लीडर्स यहाँ पे है, आज अगर यहाँ हमारे लोग अगर इस मुसीबत में हैं, इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। ज़्यादा NC क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा देर पावर में रहे। वो उन्होंने यहाँ पे शायद कोई 40 साल हुकूमत की है, 40 साल उनको लोगों ने इक़्तिदार में बिठाया, 40 साल वो इस स्टेट को चलाते रहे।
उनको ये देखना चाहिए था कि जो आज कह रहे हैं ये जो 370 ये कह रहे थी टेम्पररी शब्द जो था, बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ। जो टेम्पररी शब्द था, जो ये वर्ड था टेम्पररी, ये ह्यूमन, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, जो एक ये शब्द था। क्योंकि जब हम हुकूमत में होते हैं तब हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं, तब हम हर एक चीज़ लाते हैं कि यहाँ पे जितने भी, मतलब मैंने ये खुद देखा है, जब कोई पार्लियामेंट में कोई भी बिल आती है, वो पास होती है, वो हमारे स्टेट में लागू नहीं होती थी, तो उसको भी हम लोगों ने ही आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेट में लाया। इसलिए सब जो है, हम अगर कहते हैं इस वक्त, इसमें हम सबों की गलतियां हैं, खासकर एनसी की, क्योंकि वो ज़्यादा देर पावर में रहे। उनको इक़्तिदार यहाँ 40 साल में रहा, 40 साल वो इस कुर्सी पे थे और मेजॉरिटी में थे। अगर आप देखेंगे पीडीपी की जो गवर्नमेंट बनी, एक बार 16 सीटें थी, दूसरी बार 28 सीटें थी। तो एनसी को आप जिम्मेदार ठहराते हैं इसमें? बिल्कुल, एनसी को तो 75 सीटें भी थी, 1/3 मेजॉरिटी थी उनके पास, वो कुछ भी कर सकते थे। अब जहाँ तक सवाल है, मैं फिर भी कहता हूँ हम सब इसमें ये है, क्योंकि हर वक्त हमने जो है जब भी हुकूमत बनाई, मैं सिर्फ एक, जब मुफ्ती साहब ने गवर्नमेंट बनाई बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। और अगर आप देखेंगे जिस वक्त बीजेपी के साथ भी उन्होंने हुकूमत बनाई, उसमें भी उन्होंने उनके साथ पहले ये 3 शर्तें रखी। एक जो है उसमें 370 और 35A का था कि आप इसके साथ हाथ नहीं लगाओगे, और जब तक गवर्नमेंट थी तब तक उन्होंने नहीं किया। उसके बाद उनका ये जो, हमें अब किसको पता होता है कि इनका क्या है। मुफ्ती साहब और पीडीपी ने मतलब सेल्फ रूल बनाया, उसका क्या? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मुफ्ती साहब ने जब उन्होंने, अगर आपको याद होगा 2002 में जब उन्होंने इस स्टेट में एज चीफ मिनिस्टर हुकूमत उन्होंने जब संभाली, तो उस वक़्त लोगों की जितनी भी मतलब मुश्किलात थी, जो प्रायोरिटीज़ थी, वो ये थी कि अगर आप कुपवाड़ा से श्रीनगर जाते थे, हमें 15-20 जगह पे नीचे उतारते थे, हमारे बुज़ुर्गों को हाथ खड़े करने पड़ते थे। यहाँ एक अलग ही तूफ़ान था, उस तूफ़ान से अगर किसी ने हमें निकाला, वो मुफ्ती साहब ने निकाला। उसके बाद अगर आप देखेंगे, मुफ्ती साहब ने पावर के लिए, इक़्तिदार के लिए कभी कुछ नहीं, उनका हर वक्त एक ही ये था कि ये जो मसला कश्मीर है, 70 साल से यहाँ कब्रिस्तान जो है, लाखों हमारे मर गए, हमारे नौजवान कब्रिस्तानों में, उनका ये था कि इसका कुछ हल निकलना चाहिए। और बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने का उनका सबसे बड़ा ये था कि इनको पूरी कंट्री ने मैंडेट दिया है, और उस मैंडेट का इस्तेमाल करके ये शायद इस स्टेट का हल निकालेंगे। अगर आपने देखा होगा, मनमोहन सिंह 10 साल पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी जी गए। ये उनका था कि शायद ये इस मसले का हल निकालेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था, वो तो इस दुनिया से चले गए, हमें पीछे धोखा हो गया। अगर वो आज होते तो शायद आज हम इस हाल में नहीं होते। फयाज साहब, पीडीपी जो है धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती जा रही है, क्या आप इसकी वजह, मतलब इसका जो जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती जी को ठहराते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, महबूबा जी हमारी पार्टी की हेड है, प्रेसिडेंट भी है। घर में अगर कभी कोई फितना फसाद होता है, उसकी जिम्मेदारी तो करके जो हेड होते हैं उसी पे आती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है महबूबा जी का, मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी जो ये है उस पे आती है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो मुफ्ती साहब का एक मंशूर था इस स्टेट को कैसे इस दलदल से बाहर निकालें, शायद कहीं न कहीं उसमें जो है हमारे कुछ लोगों ने उसको चलाने में कहीं रुकावट पैदा की। और आज ये कारण है कि जहाँ पीडीपी दिन ब दिन आगे बढ़ती जाती थी, हर इलेक्शन में अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ हमें कहीं कमज़ोरियाँ आई। उसका वो तो पार्टी हेड ही बता सकती है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। फयाज साहब, आप पीडीपी से काफ़ी नाराज़ नज़र होते हुए आ रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, देखिए, नाराज़ मैं पीडीपी से नहीं हूँ, नाराज़ मैं हूँ कुछ चीज़ें जो है घर में, जो फैमिली में कुछ फैसले होते हैं,
जहाँ कहीं ये लग रहा है कि शायद उनको मेरी ज़रूरत नहीं है किसी मामले में, तो वो ये एक है। बाकी मुझे कोई किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि जो मुफ्ती साहब ने जब मैं आया था पीडीपी में, हमने एक मुफ्ती साहब का जो देखा था उनका चलाने का सिस्टम कैसे, तो हम यहाँ पे 10-12 नौजवान उस वक्त इकट्ठे हो गए थे और हम पीडीपी में गए थे। तो हमें यही था कि जो उनका मिशन था कश्मीर को इस दलदल से निकालना, कश्मीर में अमन, मसले कश्मीर का हल, तो हमारे दिमाग में हर वक्त यही था कि उनका ही वो मिशन आगे चलेगा। शायद कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कहीं मुझे लग रहा है कि रुकावट पैदा हो रही है, तो वो ये एक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके चलते हुए आपका पार्टी में रहना, पार्टी के साथ चलना कितना मुश्किल हो रहा है? नहीं, वो अलग बात है। पार्टी में रहना मुश्किल नहीं होता है। पार्टी जो है, पार्टी जो जब बनाई गई थी, इसका जो एक किस लिए बनाई गई थी, तो मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर उस चीज़ पे पार्टी चलेगी, हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मुफ्ती साहब का जो मिशन था उसमें कहीं जो है रुकावट आ रही है, या हम किसी और साइड में जा रहे हैं, जैसा अभी हुआ, कुछ चीज़ें हुई, तो मैं समझता हूँ उस वक्त मैं ये समझूंगा कि शायद मैं रुक जाऊँ। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि इतना ही। शुक्रिया फयाज साहब हमारे साथ बात करने के लिए। Thanks for watching Kashmir News Service.